हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं संदीप लोयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और हरियाणा जीके की क्लास के साथ आप लोगों के बीच। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, की पॉइंट कह लीजिए आप सब उनको। और उसके साथ साथ जो है चैप्टर वाइज भी बहुत मिसलिनियस पॉइंट होंगे जिनको हम लोग इस क्लास में जानेंगे। कंप्लीट रिवीजन टाइप क्लास आप लोगों की रहेगी जिसमें बहुत सी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों करहोद चोटी। ये सब आप सब जानते हैं करहो। इसकी जो हाइट है, कई बार पेपर में आप सब ने देखा होगा 1514 मीटर लिखा आता है और जनरली हम लोग पढ़ते हैं 1467 मीटर जो इसकी हाइट है। मोरनी की पहाड़ियों में आप सब जानते भी हैं। और ये हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों, तो ये हरियाणा के पंचकुला में है। हरियाणा के पंचकुला में। वहीं अगर हम लोग बात करें अरावली की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो ये चोटी जो है ढोसी की पहाड़ी नारनौल के कुलताजपुर गांव में पड़ती है। ढोसी की पहाड़ी कहाँ पे दोस्तों, नारनौल में। च्यवन ऋषि से संबंधित पहाड़ी पूछेगा तो ढोसी की पहाड़ी आंसर कीजिएगा। इसकी ऊंचाई है 652 मीटर। कितनी दोस्तों, 652 मीटर। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चोटियां जो आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। वहीं अरावली की अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट आबू के निकट गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जिसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। 1722 मीटर आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, और आप सबको आंसर करना है छछरौली। जिला नहीं पूछा है, कहीं आप जिले में कंफ्यूज हो, छछरौली आंसर कीजिएगा। छछरौली हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, तो ये यमुनानगर में पड़ता है। और अत्यधिक बारिश के कारण इसे जो है हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अगर इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन वाइज हरियाणा को देखते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया पड़ता है यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है हरियाणा में। यानी वो डायरेक्शन के हिसाब से अगर आपसे पूछेगा तो आपको आंसर करना है कि सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में होती है, उत्तर पूर्व में सबसे अधिक बारिश होती है। वहीं साउथ वेस्ट में जो हरियाणा में सबसे कम बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा में सबसे कम बारिश होती है। यहाँ पे तीन बहुत महत्वपूर्ण जिले हैं, पंचकुला है, अम्बाड़ा है और यमुनानगर है। ये वो जिले हैं दोस्तों जिनमें कौन सी पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक रेंज में। तो पेपर में पूछे कि ये किस जिले में, तो आप लोग ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी मोरनी की पहाड़ी कहाँ पे, पंचकुला में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। और हाँ, यहाँ से अगर आपसे पूछे कि औसत वर्षा सर्वाधिक किस जिले में हरियाणा में होती है, औसत वर्षा से जिला अगर आपसे पूछेगा तो आप आंसर कीजिएगा अम्बाड़ा। औसत वर्षा हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक होती है दोस्तों, अम्बाड़ा जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला है उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, सिरसा जिला। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। वहीं सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप सबका आंसर होगा कि सर फरीदाबाद जो है वो सबसे छोटा जिला है। फरीदाबाद जिला जरूर छोटा है लेकिन फरीदाबाद की जनसंख्या सर्वाधिक है। क्या दोस्तों, फरीदाबाद की जनसंख्या जो सर्वाधिक है, इसके साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है, इसके साथ साथ मतदाता भी सर्वाधिक हैं, मतदाता भी फरीदाबाद में सर्वाधिक हैं। इसके साथ साथ जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी विधानसभा की सीटें भी फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा हैं। विधानसभा भी 7 सीटें हैं, लेकिन फरीदाबाद अकेला नहीं होगा, उसमें हिसार भी शामिल होगा। कौन सा दोस्तों, हिसार भी। तो ये फरीदाबाद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी ये पॉइंट। अब नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन हरियाणा के किस जिले में है। आप सबको पता होगा इंडियन फॉरेस्ट सर्वे 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में जो कुल वन क्षेत्र है वो 1603.48 किलोमीटर है। 1603.48 किलोमीटर स्क्वायर हरियाणा में वन है, जो कि हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का जो कि कितना है 44,212 किलोमीटर। 44,212 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 3.63% है। 3.63% हरियाणा का क्षेत्रफल है जिसमें प्रतिशत के हिसाब से जिसमें वन क्षेत्र है। अब दो जिले आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे कम वाले और सबसे अधिक वाले। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के हिसाब से भी और परसेंटेज के हिसाब से भी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंचकुला। कौन सा दोस्तों, पंचकुला में क्षेत्रफल के हिसाब से भी और परसेंटेज के हिसाब से भी सर्वाधिक वन है। वहीं अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे न्यूनतम वन किस जिले में है, तो पलवल आंसर कीजिएगा। कौन सा दोस्तों, पलवल। और वहीं अगर परसेंटेज के हिसाब से आपसे न्यूनतम पूछेगा तो फतेहाबाद आंसर हो जाएगा, फतेहाबाद। वर्तमान में हरियाणा के वन, पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कौन हैं,
वन पर्यटन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल। क्या नाम है दोस्तों? कंवरपाल। कहाँ से विधायक हैं? तो जगाधरी से विधायक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, हरियाणा की प्रथम महिला वन प्रमुख का नाम बताइएगा। हरियाणा की प्रथम महिला वन प्रमुख कौन है? आंसर हो जाएगा अमरिंदर कौर। क्या नाम है दोस्तों? अमरिंदर कौर हरियाणा की प्रथम महिला वन प्रमुख हैं। ये ध्यान रखेंगे आप यहाँ से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है दोस्तों हिसार में। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे? हिसार में। वहीं अगर पूछा जाए कि पशु मेले का राज्य पशु मेले का आयोजन हरियाणा में कहाँ पे किया जाएगा? राज्य पशु मेले का आयोजन हरियाणा में कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर आएगा भिवानी जिले में। कहाँ पे दोस्तों? भिवानी में। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा? सबसे बड़ा पशु मेला, तो ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर में। कहाँ पे आंसर हो जाएगा? जहाजगढ़ झज्जर जिला आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ झज्जर में। और वहीं अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, तो सोनपुर बिहार आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पशु मेला भारत का, तो क्या आंसर करेंगे आप सब यहाँ से कि सर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, और ये सोनपुर पड़ता है बिहार में, सोनपुर बिहार में। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम बताइए। हरियाणा की प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव, 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली संतोष यादव। कहाँ से हैं ये हैं सर रेवाड़ी जिले से, रेवाड़ी जिले से संतोष यादव। हरियाणा में स्थापित आर्य समाज की प्रथम शाखा कहाँ पे स्थापित की गई थी दोस्तों? आप सब आंसर कीजिएगा। ये ऑप्शन है आपके लिए रेवाड़ी या फिर अंबाड़ा। वैल्यूएबल रिस्पॉन्स रहेगा, आप सब यहाँ से सीखेंगे भी जानेंगे भी। आर्य समाज की सर्वप्रथम शाखा हरियाणा में किस जिले में किस जिले में स्थापित की गई थी? नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले राज्य कवि का नाम बताइएगा। तो आप सब पढ़ते हैं उदय भानुहंस, उदय भानुहंस। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? उदय भानुहंस। और इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना क्या है? देशा महदेश हरियाणा। देशा महदेश हरियाणा किसकी रचना है? तो आंसर आएगा सर उदय भानुहंस की। और जहाँ तक ये राज्य कवि, और जहाँ पे आपसे पूछे कि सूर्य कवि कौन है, वहीं हरियाणा के तानसेन किन्हें कहा जाता है? तो हरियाणा के सूर्य कवि और तानसेन कहे जाते हैं पंडित लक्ष्मीचंद। किसे दोस्तों? पंडित लक्ष्मीचंद होगा। देश में सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला राज्य कौन सा है? देश में सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला राज्य बताइएगा। तो सर्वाधिक ट्रैक्टर का निर्माण करने वाला राज्य हो जाएगा हरियाणा। कौन सा? हरियाणा हो जाएगा। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में है कौन सी दोस्तों? ट्रैक्टर फैक्ट्री। किसके? एस्कॉर्ट की ट्रैक्टर फैक्ट्री। और यहाँ से हमसे क्या पूछता है कि कृषि उपकरण सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं? तो हम आंसर करते हैं कि कृषि उपकरण सर्वाधिक फरीदाबाद जिले में मिलते हैं। वहीं शुगर उद्योग के लिए जाना जाता है यमुनानगर, क्योंकि गन्ने का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। और वहीं मिठास के साथ साथ गोला बारूद, गोला बारूद ये भी कहाँ पे होता है? तो मिठास के साथ गोला बारूद ये सब होते हैं यमुनानगर जिले में। कहाँ पे दोस्तों? यमुनानगर। ध्यान रखिएगा। अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कृषि ऋण माफ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा हुआ? तो कृषि ऋण माफ करने वाला देश का प्रथम राज्य हुआ हरियाणा। हरियाणा कृषि ऋण कब करे थे दोस्तों? 1988 में चौधरी देवीलाल ने। वहीं 1987 में पेंशन की शुरुआत किसने की थी हरियाणा में? चौधरी देवीलाल ने। ये दोनों योजनाएं किसने शुरू की थी? चौधरी देवीलाल ने दोनों योजनाओं को शुरू करा था। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रथम उपन्यास के लेखक। हम लोग हरियाणवी में प्रथम जो उपन्यास पढ़ते हैं झाड़ू फिरी दोस्तों। कौन सा? झाड़ू फिरी। और झाड़ू फिरी के लेखक आप सबको पता ही हैं, नाम है राजाराम शास्त्री। क्या नाम है दोस्तों? राजाराम शास्त्री। झाड़ू फिरी उपन्यास के लेखक कौन है? राजाराम शास्त्री। फफा कोटनी भी रचना, ध्यान रखिएगा, बहुत खास रचनाएं हैं ये जो हमसे एग्जाम में पूछा जाते हैं। वहीं हरियाणा की 5 इंपॉर्टेंट रचनाएं आपसे पेपर में हमेशा पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। एक है हरियाणवी चौपड़। कौन सी दोस्तों? हरियाणवी चौपड़। एक पूछेगा आपको हरियाणवी में अमृतवाणी की रचना किसने करी थी? एक कौन सी है? अमृतवाणी। एक पूछेगा महाभारत का मेवाती में सर्जन किसने करा था? महाभारत का मेवाती में सर्जन किसने करा था? एक पूछेगा आपसे कि थानेश्वरी रामायण की रचना किसने करी थी? कौन सी दोस्तों? थानेश्वरी रामायण। और वहीं आपसे पूछेगा हरियाणवी रामायण की रचना किसने करी? तो आप सबको इन प्रमुख रचनाओं के आंसर पता होने चाहिए। हरियाणवी चौपड़ की रचना किसने करी थी? गुलाम कादिर। किसने करी थी दोस्तों? गुलाम कादिर। वहीं छुड़ानी धाम किससे संबंधित है? संत गरीबदास से। 1717 में इनका जन्म होता है, संत गरीबदास का, छुड़ानी गांव झज्जर जिले में। तो छुड़ानी धाम ध्यान रखेंगे आप सब। और महाभारत का मेवाती में सर्जन किसने करा था? सादुल्ला ने। सादुल्ला खान ने महाभारत का मेवाती में सर्जन करा। थानेश्वरी रामायण की रचना किसने करी?
किसने करी थी दोस्तों थानेश्वरी रामायण की रचना? अहमद बख्श ने थानेश्वरी रामायण की रचना करी। और वहीं हरियाणवी रामायण की रचना करी थी खुदाबख्श अहमद, खुदाबख्श अहमद। कुछ इस तरीके से नाम यह पेपर में दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम हास्य कवि कौन हुए? हरियाणा के प्रथम हास्य कवि का नाम बताइएगा। तो आप सबको पता भी होगा और आप सब जानते भी होंगे, मीर जाफर जट्ठाली। कौन दोस्तों? मीर जाफर जट्ठाली हरियाणा के प्रथम हास्य कवि होते हैं। मीर जाफर जट्ठाली प्रथम हास्य कवि हुए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस तरीके से कई क्वेश्चन हमसे पूछता है, जैसे कि जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि, हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि क्या नाम था दोस्तों? जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि नाम था श्रीधर। क्या नाम था? श्रीधर। जैन काव्य का प्रयोग करने वाले प्रथम हरियाणवी भाषा में, तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर श्रीधर। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान कौन थे, जो कब बने थे दोस्तों? 1961 में। तो आप सबको पता होगा नवाब मंसूर अली खां। नवाब, बस नवाब लिख दूंगा आप समझ जाएंगे। वहीं कपिल देव जो हैं 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस समय कपिल देव जो है कप्तान हुए। कपिल देव से क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं। कंप्लीट नाम पूछेगा तो इनका नाम होगा रामलाल निखंज। रामलाल निखंज जो इनका पूरा कंप्लीट नाम हो जाएगा। चंडीगढ़ में इनका जन्म होता है। और आप सबको ये भी पता होगा कि जो वर्ल्ड कप है, इसकी जो शुरुआत है वर्ल्ड कप की कब हुई थी? 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप खेला गया। 1975 में किसने जीता था? वेस्ट इंडीज़ ने। 79 में हुआ, वो भी वेस्ट इंडीज़ में जीता। 83 में हुआ, वो इंडिया ने जीता। और किसे हराया? 2 बार की विश्व चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज़ को हराया कपिल देव जिस समय कप्तान थे 1983 में। हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पे दोस्तों? झज्जर में। झज्जर में हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान है, ये आप सब जानते हैं। उसके बाद है प्रथम विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछता कि प्रथम कॉलेज कौन सा है, तो हम सब आंसर कर देते कि प्रथम कॉलेज है पंडित नेकीराम शर्मा। कहाँ पे है ये? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के केलगा में होता है, तो रोहतक में है। वहीं आपसे पूछा विश्वविद्यालय, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। किसने स्थापना नींव रखी थी? 1956 में। तत्कालीन महामहिम हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी 1956 में। और प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज पूछेगा जिसको REC कहते हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, 1963 में। और फिर REC के होने लगे थे कॉमन टेस्ट, और फिर यह बन गया था NIT 2002 में। और NIT से ध्यान रखेंगे, NID भी कुरुक्षेत्र में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र में हैं। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अगर पूछेगा तो पंचकुला आंसर कीजिएगा। कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद हरियाणा के प्रथम परमवीर चक्र विजेता का नाम बताइएगा। हरियाणा के प्रथम परमवीर चक्र विजेता। इस क्वेश्चन को कुछ दोबारा से पढ़ते हैं। हरियाणा के प्रथम परमवीर चक्र की जगह आप ये भी ध्यान रख सकते हैं इकलौते परमवीर चक्र विजेता, क्योंकि जो परमवीर चक्र सम्मान है दोस्तों, ये हरियाणा का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। सॉरी, भारत का, हरियाणा का नहीं, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है ये। सर्वोच्च सैन्य सम्मान या सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। और इकलौते हैं मेजर होशियार सिंह। कौन है दोस्तों? मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह कहाँ से हैं ये? कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो ये सोनीपत जिले से हैं दोस्तों, सोनीपत जिले से हैं ये। वहीं अगर हम लोग बात करें देश के तीसरे सबसे बड़े सैन्य पुरस्कार के, तो उसका नाम होगा वीर चक्र। ये थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। और वीर चक्र तीसरा सबसे बड़ा। और 3 हरियाणवियों का नाम आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक है रूपचंद, इन तीनों में बहुत खास रहेगा, बहुत कॉमन चीज़ है रूपचंद। दूसरे नंबर पे है शिवोचंद, एक है रूपचंद, एक है शिवोचंद। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद, इन तीनों को जो है तीसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं रूपचंद का जन्म तो मेजर होशियार सिंह जो हैं इनके ज़िले में ही होता है, सोनीपत ज़िले में। वहीं शिवोचंद जो है इनका जन्म हिसार ज़िले में होता है। और लक्ष्मीचंद का जन्म जो है भिवानी ज़िले में होता है, तो भिवानी से संबंधित है। तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि परमवीर चक्र विजेता पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हरियाणा के प्रमुख नृत्य के बारे में पूछा गया है। हरियाणा के प्रमुख नृत्य पूछे हैं यहाँ से आपसे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धमाल नृत्य दोस्तों। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले नृत्य हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से नृत्य हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट में आता है धमाल नृत्य, जिससे हमसे सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। धमाल नृत्य के बाद क्वेश्चन पूछे जाता है लूर नृत्य से। धमाल हो गया, लूर नृत्य हो गया, उसके बाद जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दोस्तों झूमर नृत्य। ये तीनों बेहद बेहद खास हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट टाइम अभी जो इंपॉर्टेंट चल रही है छड़ी नृत्य भी जरूर ध्यान रखिएगा। छड़ी नृत्य, झूमर नृत्य, लूर नृत्य, धमाल नृत्य, और आप मंजीरा नृत्य को भी पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत से नृत्य हैं पर ये वो खास हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। धमाल नृत्य से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पूछेगा कि किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य चांदनी रात में, पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में खुले मैदान में, चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाने वाला नृत्य। ये सबसे प्राचीन नृत्य के नाम से भी पेपर में पूछेगा कि सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, और वहीं कि महाभारत काल से चला रहा नृत्य कौन सा है, प्राचीन इतना कि महाभारत काल से चला रहा है, तो आंसर क्या करेंगे धमाल नृत्य। उसके बाद है लूर नृत्य। जो लूर नृत्य है ये पुरुषों को देखना भी मना है, यानी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अभी लास्ट टाइम पूछा था कि किस महीने में किया जाता है, तो फाल्गुन महीने में नृत्य किया जाता है। और प्रश्नोत्तरी के रूप में, प्रश्नोत्तरी के रूप में बहुत फेमस है कि कौन सा नृत्य जो है क्विज के रूप में होता है, प्रश्नोत्तरी के रूप में होता है, तो लूर नृत्य ध्यान रखिएगा। वही जो झूमर नृत्य, झूमर, इस पर भी ध्यान रखिएगा कि माथे पर धारण करने वाला एक आभूषण होता है ये, तो आभूषण के नाम पर किसका नाम रखा गया, तो झूमर नृत्य का नाम है आभूषण के नाम पर। दूसरा, इसे हरियाणा का गिद्दा भी कहा जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाएगा वो ये है कि इसे हरियाणा का गिद्दा और आभूषण के नाम पर इसका नाम है। वहीं जो छड़ी नृत्य है ये भाद्रपद में किया जाता है, भाद्रपद में छड़ी नृत्य, ये बहुत खास है। बहुत गोगा नवमी जब हम लोग पढ़ते हैं, गोगा भगवान जो है इनकी पूजा के लिए गोगा पीर, और एक लंबे बांस पर मोर पंख बांधकर, लंबे बांस पर मोर पंख बांधकर, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, बांस पर मोर पंख बांधकर किया जाने वाला नृत्य, तो छड़ी नृत्य इसको हम लोग बोलते हैं। भाई मंजीरा नृत्य से आप ध्यान रखेंगे, मेवाती क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है ये नृत्य मंजीरा। वहीं अगर मंजीरा वाद्य यंत्र की बात की जाए तो यहाँ से भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि जो नाथ संप्रदाय के योगी हैं, नाथ संप्रदाय के योगी प्रार्थना के समय किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना के समय किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप ध्यान रखेंगे कौन सा वाद्य यंत्र हो गया है दोस्तों, मंजीरा वाद्य यंत्र हो गया है। वहीं जो हमसे डेरू से क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरू से, ये डमरू का बड़ा रूप है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा, डमरू का बड़ा रूप, तो क्या आंसर करोगे डेरू, डमरू का बड़ा रूप डेरू। ठीक है, ये थे हरियाणा के प्रमुख नृत्य जो एग्जाम में पूछेगा, धमाल, लूर, झूमर, छड़ी एवं मंजीरा नृत्य। इसके साथ साथ आप जो हैं घोड़ी नृत्य पढ़ सकते हैं, छठी नृत्य पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट वाले कुछ नृत्य हैं, खेड़ा नृत्य है, आप जरूर पढ़िएगा। अब है हरियाणा के प्रमुख मेले। देखिए दोस्तों, हरियाणा के प्रमुख मेले, सबसे इंपॉर्टेंट वाला मेला अगर मैं सिंपल पीक पॉइंट पे आप लोगों को बताऊं तो जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फल्गु का मेला। कौन सा दोस्तों, फल्गु का मेला, जो फरल गाँव केथड़ में लगता है, फल्गु का मेला फरल गाँव केथड़ में लगता है। वहीं सतकुंबा का मेला सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, सतकुंबा का मेला, तो सतकुंबा का जो मेला है ये सोनीपत जिले में लगता है दोस्तों। कहाँ पे, सोनीपत जिले में। इंपॉर्टेंट वाला लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसके साथ अगर आपसे पूछे कि शीतला माता का मेला, दूसरा मसानी माता का मेला, और तीसरा चेचक माता का मेला, कहाँ पर दोस्तों, गुरुग्राम में, गुरुग्राम जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होगा और आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मसानी, चेचक, गुरुग्राम, शीतला, फल्गु, फरलगांव, केथड़, सतकुंबा का जो मेला लगता है कहाँ पे लगता है दोस्तों, सोनीपत जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। सतकुंबा का मेला सोनीपत हो जाएगा। वहीं फरीदाबाद जिले वाले जो हैं, जिसमें हम लोग सूरज कुंड का मेला पढ़ते हैं, ये तो इस पर कुछ खास ही रहेगा क्योंकि लास्ट टाइम तो सूरज कुंड हुआ नहीं, तो पेपर में पूछा नहीं, अब बहुत पूछेगा। सूरज कुंड का मेला जो फरीदाबाद जिले में लगता है, सूरज कुंड का मेला, ये भी आप लोग पढ़िएगा। और जो आपके उसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले के प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल हैं वो भी बहुत खास पड़ते हैं। अब अगर हम लोग एक एक करके बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो फरीदाबाद जिला है ये बहुत खास रहता है मेलों की दृष्टि से। फरीदाबाद जिला, हालांकि जो आपको ठीक लगे आप वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फरीदाबाद में कौन सा मेला, सूरज कुंड का मेला। इस बार कौन सा मेला लगा दोस्तों, 35वां। शुरुआत कब से हुई, 1987 से। इस बार थीम जो स्टेट था वो कौन सा था, हमारा थीम स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, जबकि पार्टनर कंट्री जो था वो हमारा उज्बेकिस्तान था। अब सूरज कुंड के बाद जो है
नाहर सिंह के महल में पर्यटन विभाग के द्वारा कार्तिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है? कार्तिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो ये होता है फरीदाबाद जिले में। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी हुई थी 1996 में। वहीं ये दो बहुत खास जो बहुत बार पेपर में पूछे हैं। अब फरीदाबाद में लगता है कालका माता का मेला। किसका दोस्तों? कालका माता का मेला फरीदाबाद में। वहीं आपसे पूछे अगर कि फूलडोर का मेला कहाँ पे लगता है? फूलडोर का मेला फरीदाबाद में। वहीं आपसे पूछे कि बाबा उदासनाथ का मेला कहाँ पे लगता है? तो फरीदाबाद जिला ध्यान रखेंगे आप सब। कौन सा जिला दोस्तों? फरीदाबाद जिला ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें झज्जर जिले की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं तो शुरुआत यहीं से करता हूँ जब मेलों को मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि मुझे पता झज्जर जिले के बेरी गांव से आते थे हरियाणा के पहले सीएम, जिनका नाम था क्या? भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल के भय से ही शुरू होता है मेला जो उन्हीं के गाँव में लगता है, भीमेश्वरी देवी। कौन सा दोस्तों? भीमेश्वरी देवी या केवल देवी का मेला। ध्यान रखेंगे ना, कहाँ पे? झज्जर जिले में इस मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं झज्जर जिले में ही जो है श्याम जी ने धन दिया, यानी श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला दूबलधन कहाँ पे पड़ता है? झज्जर जिले में दूबलधन। और छुड़ानी धाम को कैसे भूल सकते हो? संत गरीबदास की स्मृति में, संत गरीबदास का जन्म स्थल था छुड़ानी धाम, तो संत गरीबदास का मेला कहाँ पे लगता है? संत गरीबदास का मेला लगता है झज्जर जिले में दोस्तों, संत गरीबदास। तो ऐसे आप एक एक करके याद करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे। गुरुग्राम की बात करेंगे तो शीतला माता का मेला हो गया, उसके साथ साथ बूढ़ी तीज का मेला भी लगता है, बूढ़ी तीज। भगत पूर्णमल का मेला भी लगता है, भगत पूर्णमल का मेला। ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? ये है गुरुग्राम जिले में, भगत पूर्णमल। वहीं भाई मेवात में लगता है रावण का मेला। और पलवल में इकलौता मंदिर है दाऊ जी का, तो दाऊ जी का मेला पलवल में। दाऊ जी श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी महाभारत में, और महाभारत में पांडवों का अज्ञातवास गुजरा था कहाँ पे? पलवल में। और वो कौन सा मंदिर दोस्तों? पंचवटी मंदिर। तो वहाँ पे रक्षाबंधन का मेला लगता है, तो ये भी पूछ सकता है, अदरवाइज पंचवटी मंदिर भी पूछ सकता है, रक्षाबंधन ध्यान रखेंगे। और सती सरोवर कहाँ पे दोस्तों? पलवल में। सती सरोवर कहाँ पे? पलवल में। भिवानी जिला भी खास है, मुंगीपा का मेला पूछेगा भिवानी से। भिवानी से कौन सा दोस्तों? मुंगीपा का मेला, नागा बाबा का मेला। ये कहाँ पे? भिवानी जिले में। ये हैं प्रमुख मेले। आई होप आप सब इनको रिवाइज कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद क्या है, हरियाणा के प्रमुख स्थापत्य, यानी जो चीज़ें आपकी प्रमुख इमारतें हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। जैसे गुर्जरी महल कहाँ पे दोस्तों? हिसार में। ये कहाँ पे? हिसार में। हिसार की स्थापना किसने कराई थी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। राजा कब बना था? 1351 में राजा बना। हिसार की स्थापना कब करी? 1354 में। और गुजरी महल कब बनवाया दोस्तों? 1356 में। यहाँ पे कौन सी मस्जिद है? तो यहाँ पे है जी लाठ की मस्जिद, जो बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। उसके बाद आपसे पूछेगा काबुली बाग मस्जिद हो गया, जैसे काबुली बाग मस्जिद। तो आप सबको पता है कि बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध जीत लिया था, और इन पत्नी का नाम क्या था? काबुली बेगम। तो उसी की स्मृति में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया इसने। उसके बाद है इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी जो है मकबरा कहाँ पे दोस्तों? नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल में। 1540 में किसने बनवाया था इसको? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जो है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर बैठा, दिल्ली का राजा बन गया था 1540 में हुमायूं को युद्ध में हराकर, ठीक है। हालांकि फिर से हुमायूं ने 1555 में वापस दिल्ली की गद्दी पा ली थी। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि जल महल कहाँ पे है? जल महल कहाँ पे दोस्तों? नारनौल में। आराम ए कोश गार्डन कहाँ पे है? आराम ए कोश, ये गार्डन कहाँ पे? तो आप सबका आंसर आएगा कि सर नारनौल में है। आराम ए कोश कहाँ पे दोस्तों? नारनौल में पड़ता है। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट वाला बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता या राय मुकुंदास का छत्ता, बीरबल का छत्ता या राय मुकुंदास का छत्ता, बीरबल का छत्ता और राय मुकुंदास का छत्ता, ये कहाँ पे है? ये भी नारनौल में है। बीरबल का छत्ता और राय मुकुंदास का छत्ता नारनौल में, ध्यान रखिएगा। कानौड़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ में, कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में किले का निर्माण किसने करवाया? तांत्या टोपे ने। शेख चिल्ली का मकबरा पूछेगा आपसे। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर में। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में। शेख चिल्ली का मकबरा पड़ता है थानेसर कुरुक्षेत्र में। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थापत्य थे दोस्तों।
शेख तैयब का गुंबद पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? शेख तैयब का गुंबद, शेख तैयब का गुंबद ये कहाँ पे है? ये है कैथल जिले में। शेख तैयब का गुंबद है कैथल जिले में। चलिए स्थापत्य वाले टॉपिक को कवर कीजिएगा दोस्तों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉपिक वाइज पूरे यूनिक पॉइंट हम लोग पढ़ते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। अब है हरियाणा की जननांकीय संरचना। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है कि जो हरियाणा की जनगणना थी उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जनगणना से क्वेश्चन यानी जनसंख्या से पूछेगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों लिंगानुपात से, वो लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन बनता है साक्षरता से, वो साक्षरता से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। या फिर लास्ट वन जो है वो घनत्व से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कहाँ से? घनत्व से। एक चीज़ आप सबको पता है कि जो भारत की अगर बात की जाएगी तो भारत की जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, मेयो में। वहीं अगर नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 में रिपन के समय में हुई थी, रिपन के समय में जनगणना हुई थी। और हरियाणा की अगर पहली जनगणना की बात की जाए तो हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में होती, क्योंकि 66 में हरियाणा बनता है, 71 में हरियाणा की जनगणना होती है। हरियाणा की जो जनसंख्या थी दोस्तों तो 253,51,462, 253,51,462 ये 2011 के अकॉर्डिंग हरियाणा की जो है जनसंख्या थी। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का जो भारत में स्थान था वो 18वां स्थान था। कौन सा स्थान था दोस्तों? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां। और देश की कुल जनसंख्या का 2.09% जो जनसंख्या थी वो हरियाणा में निवास करती थी। 2.09% जनसंख्या हरियाणा में निवास करती थी। पिछले जनगणना के मुकाबले यानी 2001 के मुकाबले 11 में जो जनसंख्या बढ़ी हरियाणा की वो 19.9% बढ़ी, 19.9% जनसंख्या हरियाणा की वृद्धि हुई। इसको बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों? दशकीय वृद्धि दर इसको कहा जाएगा। वहीं अब हम अगर लोग बात करें लिंगानुपात की तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात था 879 था। वहीं अगर इंडिया का पूछता आपसे तो इंडिया का जो लिंगानुपात था 943 था। 943 जो लिंगानुपात है वो किसका था दोस्तों? भारत का लिंगानुपात था 943 और इंडिया का 943 और हरियाणा का 879 था। इसमें सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो मेवात का था, सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कहाँ का किसका था? गुरुग्राम का था। तो देखिएगा गुरुग्राम का जो लिंगानुपात था दोस्तों कितना था? इसमें सबसे कम में आता है गुरुग्राम 854, 854 में, और वहीं मेवात का था 907। अब अगर हम लोग साक्षरता की बात करें तो साक्षरता प्रतिशत देखना है सबसे पहले कि हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी, भारत की साक्षरता दर कितनी थी। सबसे पहले हरियाणा की जो साक्षरता दर थी वो 75.60% थी। हरियाणा की साक्षरता दर 75.60% थी। वहीं जो मेल साक्षर थे हरियाणा में 84.10% जो मेल है हरियाणा में साक्षर थे। वहीं जो फीमेल है हरियाणा में 65.9% फीमेल साक्षर थी, फीमेल साक्षर थी या लिटरेट थी यहाँ से। और सबसे अधिक जो साक्षरता दर थी वो गुरुग्राम जिले की थी। कितनी थी? 84.70% थी। गुरुग्राम की साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? 84.70% थी। वहीं सबसे कम जो साक्षरता दर थी वो मेवात की थी 54.08%। ये देख सकते हैं आप लोग साक्षरता और लिंगानुपात में बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं ये, साक्षरता और लिंगानुपात में। अब अगर हम लोग घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व जो है हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार 573 जनसंख्या घनत्व था, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो 382 है। कितना? 382 जनसंख्या घनत्व है। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व उस जिले में जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा लेकिन उसका एरिया सबसे कम, वो जिला है फरीदाबाद। 2442 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। वहीं सबसे न्यूनतम अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम किस जिले में, तो सिरसा जिले में रहते हैं दोस्तों। 303 जो लोग हैं वो 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ये हो गया जनसंख्या घनत्व का कंप्लीट टॉपिक। तो ये 4 वो पॉइंट है जो आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हरियाणा की राजनीतिक संरचना। देखिए आप सब जानते हैं हरियाणा में अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के जो सांसद आते हैं हरियाणा से जो सांसद आते हैं वो 15 सांसद आते हैं, जिसमें आप सब जानते हैं 10 सांसद जो आते हैं वो लोकसभा से आते हैं, प्लस में जो 5 सांसद आते हैं दोस्तों वो कहाँ से आते हैं? राज्यसभा से आते हैं। इस तरीके से कुल 15 सांसद जो है वो हरियाणा से हैं, ये ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा में केवल एक ही सदन है। एक ही सदन का मतलब क्या हुआ कि केवल विधानसभा है, क्या नहीं है हरियाणा में? विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद कहाँ पे? ये आप सब जानते हैं बखूबी, हरियाणा के 6 जो राज्य हैं यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र कर्नाटक में है। विधानसभा में हरियाणा की सीटों की संख्या जब 1966 में कितनी थी? 54 थी। वहीं पहला इलेक्शन हुआ 1967 में और सीटों की संख्या बढ़ के हो गई 81।
जबकि 1977 में जो सीटों की संख्या कितनी हो गई थी दोस्तों, 90 सीट हो गई थी हरियाणा की विधानसभा में। और इन 90 में से 17 सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए रिजर्व आती हैं। अब 17 सीटें जो एससी के लिए रिजर्व आती हैं, ये किस प्रत्येक जिले में एक सीट एससी के लिए रिजर्व है दोस्तों, लेकिन 5 ऐसे जिले हैं जिनमें एससी की सीट रिजर्व नहीं है। वो 5 जिले कौन से हैं? एक वो जो सबसे पुराना जिला है यानी महेंद्रगढ़ जिला जो 1966 में बना था, एक वो जिला जो सबसे नया है जो कि चरखी दादरी है जो कि 1 दिसंबर 2016 को जिला बनता है। वहीं 2 सबसे छोटे यानी एक सबसे छोटा है फरीदाबाद जिला और दूसरा सबसे छोटा है पंचकुला जिला, और एक लास्ट वन आप सब ध्यान रख लेंगे, नुहू मेवात। ये वो 5 ऐसे जिले हैं जिनमें एससी की कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, जिसमें एससी की कोई भी सीट जो है वो रिजर्व नहीं है। आई होप ये वाला पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें इन 15 सांसदों में से, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, जो 5 ये 10 हो गए हैं, आप इसको यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, प्लस में 5 लिख सकते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के 5 वर्तमान सांसद कौन से हैं? एक का नाम है डीपी वत्स, एक का नाम है दीपेंद्र हुड्डा, डीपी वत्स दीपेंद्र हुड्डा। एक का नाम है दुष्यंत गौतम, क्या नाम है दोस्तों? दुष्यंत गौतम। एक का नाम है रामचंद्र जांगड़ा, एंड द लास्ट वन इज सुभाष चंद्रा। ये 5 वर्तमान में राज्यसभा से सांसद आते हैं। और जो 10 हरियाणा की राज्यसभा सीटें, कम से कम सीटें जरूर पता हो, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, उसके बाद फरीदाबाद, कौन सी दोस्तों? फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, उसके बाद सोनीपत, उसके बाद करनाल, उसके बाद सिरसा, एंड द लास्ट वन इज कुरुक्षेत्र, KU। ये 10 जो हैं लोकसभा की सीट है हरियाणा में। इन 10 में से दोस्तों केवल 2 सीट ऐसी हैं जो कि एससी के लिए रिजर्व हैं। एक सीट है अंबाला और एक सीट है सिरसा जो एससी के लिए रिजर्व सीट आती है। अंबाला और सिरसा है एससी के लिए रिजर्व सीट। अब दूसरा पॉइंट, इन 15 में से केवल एक ही है जो महिला सांसद है सिरसा से, नाम है सुनीता दुग्गल। क्या नाम है दोस्तों? सुनीता दुग्गल, इकलौती महिला सांसद। तीसरा पॉइंट आता है, केवल 2 यहाँ से ऐसे हैं जो वर्तमान में मंत्री हैं। एक है गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह, गुरुग्राम से, जो कि मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। दूसरा फरीदाबाद से जो हैं कृष्णपाल, ये मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हालांकि राज्य मंत्री में लेकिन मंत्री हैं ये। इन 15 में से केवल 2 ऐसे सांसद जो वर्तमान में क्या है? मंत्री हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी है दोस्तों? भिवानी महेंद्रगढ़। वहीं सोनीपत जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी सीट है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी सीट कौन सी? सोनीपत। और सबसे बड़ी सीट भिवानी महेंद्रगढ़। ध्यान रखेंगे आप सब। ये यहाँ से राजनीतिकली आप लोग कह सकते हैं कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो 14वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है, 14वीं। इस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता हैं। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वहीं उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा, ज्ञानचंद गुप्ता अध्यक्ष होकर उपाध्यक्ष पूछेगा तो रणबीर गंगवा। कहाँ से विधायक हैं? तो नलवा से विधायक हैं। पहले अगर हम लोग पूछे फर्स्ट विधानसभा के स्पीकर कौन थी तो श्रीमती सन्नो देवी थी। ये किसी भी राज्य के भारत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हुई। वहीं अम्बाड़ा से सुचेता कृपलानी जो हैं ये भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला CM हुई, यूपी की। एंड सरोजनी नायडू जो हैं ये भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल हुई। किस राज्य की हुई? यूपी की। अच्छा, यहाँ पे इस विपक्ष के जो नेता हैं दोस्तों भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्तमान में 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। आई होप ये सब पॉइंट आप सबको क्लियर हो गए हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन विधानसभा में आप चाहें तो 1-2 पॉइंट ये ध्यान रख सकते हैं कि जो लोहारू विधानसभा सीट है ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी सीट बलरामगढ़ है। बलरामगढ़ सबसे छोटी है। वही मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ी सीट गुरुग्राम की बादशाहपुर है और सबसे छोटी सीट नारनौल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हरियाणा का गठन और विलय, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सबको यहाँ से ध्यान रखनी है 30 सितंबर की संधि। 30 सितंबर 1803 को सुरजन गांव की संधि के तहत क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर सुरजन गांव की संधि के तहत हरियाणा का विलय किस में हो गया? ब्रिटिश प्रांत में हो गया। किस में हो गया दोस्तों? ब्रिटिश प्रांत में हरियाणा का विलय हो गया। दूसरा पूछेगा यहाँ से आपसे कि 1833-34 में हरियाणा को किसका हिस्सा बनाया गया? तो आंसर होगा उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बनाया गया।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा, आगरा में। आगरा की स्थापना कब और किसने की, सिकंदर लोदी ने 1504 में करी थी। फिर हमसे पूछेगा कि 1849 में क्या हुआ था, हरियाणा को अंग्रेजों ने हड़प लिया था और असल में डलहौजी की घोषणा के बाद पंजाब का विलय किसमें हो गया था, ब्रिटिश प्रांत में पंजाब का विलय हो गया था। और 1858 में जो है दोस्तों क्या हुआ था, हरियाणा का विलय किसमें कर दिया गया, पंजाब में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट विलय वाले क्वेश्चन जो आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। गठन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गठन से, तो गठन से जो आप सब पहला तो ध्यान रखेंगे कि आज़ादी के बाद सबसे पहले जो मांग उठाई थी तारा सिंह ने उठाई थी। सबसे पहले मांग किसने उठाई थी, तारा सिंह ने। सच्चर फॉर्मूला कब आया, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला आया। पंजाबी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र में बांटा गया। वहीं किस समिति की अनुशंसा पर हरियाणा का गठन हुआ, तो सरदार हुकुम सिंह जो है 1965 में लोकसभा के अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन किया गया। फिर पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ, 23 अप्रैल 1966 को गठन होता है जेसी शाह की अध्यक्षता में। अन्य सदस्य क्या थे, अन्य सदस्यों का नाम था एस दत्त, एम फिलिप। क्या नाम था, एस दत्त और एम फिलिप। वहीं 31 मई 1966 को इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी जिसके हिसाब से 18 सितंबर 1966 को सदन में विधेयक पारित होता है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है जिसके लिए भारतीय संविधान में 18वां संशोधन होता है। 18वां संविधान संशोधन। ये थे दोस्तों गठन और विलय के इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है हरियाणा में जनसंचार, परिवहन एवं जनसंचार। सबसे पहले अगर हम लोग परिवहन की देखें दोस्तों तो हरियाणा में परिवहन को 3 भागों में बांट दिया। एक लिख दिया वायु परिवहन, एक लिख दिया सड़क परिवहन और एक लिख दिया रेल परिवहन। यानी ये वाले वो पॉइंट है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वायु परिवहन अगर पूछा जाए तो वायु परिवहन का जो यानी उड्डयन विभाग होता है, नागरिक उड्डयन विभाग इसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोल देते हैं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट। ठीक है, नागरिक उड्डयन एक विभाग के रूप में ये अस्तित्व में आया था हरियाणा के गठन के साथ 1 नवंबर 1966 में। पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वर्तमान में इसके डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं हरियाणा में है दुष्यंत चौटाला। उप मुख्यमंत्री जो है दुष्यंत चौटाला जो है इसके मुख्यमंत्री, इसके मंत्री हैं। वहीं आपसे पूछेगा कि हवाई पट्टियां हरियाणा में कितनी हैं, तो हवाई पट्टियों को 7 को आप लोगों को 4+1+2 करके लिखना है। 4 से आप लोगों को पढ़ना है कि नागरिक हवाई पट्टियां हैं। नागरिक जो 1 है दोस्तों ये है तो नागरिक हवाई पट्टी पर इकलौता लाइसेंस प्राप्त है। ये किसके नाम से, ये महाराजा अग्रसेन के नाम से है। और वहीं 2 जो है ये आपकी सैनिक हवाई पट्टियां हैं। ये सैनिक हवाई पट्टियां कहाँ पे हैं, एक अम्बाड़ा में है और एक सिरसा में है। अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना हुई थी 1948 में, ये आपसे पूछेगा यहाँ पे। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री हैं हरियाणा में मूलचंद शर्मा जो बल्लभगढ़ से विधायक हैं, मूलचंद शर्मा। और भारत में अगर पूछेगा तो नितिन गडकरी हैं। वर्तमान में हरियाणा में जो नेशनल हाईवे हैं वो संख्या में सीरियल नंबर से 34 है। ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अवेलेबल है डाटा। सबसे बड़ा पूछेगा तो आप सब जानते ही हैं जो कि पंजाब बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर पे जाता है, पंजाब बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर। सबसे छोटा 148A हो जाएगा जो दिल्ली बॉर्डर से गुरुग्राम तक आता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा, आपसे KMP कुंडली मानेसर पलवल हो गया, कुंडली गाजियाबाद पलवल हो गया। नया एक्सप्रेसवे बन रहा है तोशाम रेवाड़ी, बजट में अनाउंसमेंट हुई। नया एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ, तोशाम से रेवाड़ी बनने वाला है। सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा में, सबसे कम पूछेगा तो सिरसा जिले में। रेल परिवहन, भारतीय रेल की शुरुआत 1853 में हुई थी, 1853 में। हरियाणा में रेलवे की शुरुआत 1873 में हुई थी, दिल्ली से रेवाड़ी रेलगाड़ी चली थी। और सबसे पुराना जंक्शन कौन सा हो गया है, रेवाड़ी हो गया है हरियाणा का सबसे पुराना जंक्शन। भाप से चलने वाले इंजन का नाम क्या है, फेरी क्वीन हो गया है, भाप से चलने वाला। रेवाड़ी में रेलवे का हेरिटेज म्यूजियम भी है, फेरी क्वीन है यहाँ पे भाप से चलने वाली गाड़ी। वहीं उसके बाद आप लोग ध्यान रख सकते हैं बिजली से चलने वाली भारत की पहली सवारी गाड़ी डेक्कन क्वीन। क्या नाम है, डेक्कन क्वीन है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके साथ साथ अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि हरियाणा में मेट्रो कब आई थी, तो 2010 में मेट्रो आई थी। वहीं आपसे पूछे कि रैपिड मेट्रो हरियाणा में कब आई थी, रैपिड मेट्रो, तो 2013 में रैपिड मेट्रो आई थी हरियाणा में। वहीं CNG से चलने वाली जो ट्रेन है वो भारत की पहली ट्रेन 15 जनवरी 2015 को, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी दोस्तों, रोहतक से रेवाड़ी। रोहतक से रेवाड़ी भारत की पहली CNG ट्रेन चलाई गई थी, रोहतक से रेवाड़ी 15 जनवरी 2015 को। रैपिड मेट्रो 2013 में आई थी, मेट्रो 2010 में गुरुग्राम में सबसे पहले, ये ध्यान रखेंगे आप। ये परिवहन वाला टॉपिक है कंप्लीटली। 3 आपसे जनसंचार में रेडियो स्टेशन पूछेगा। सबसे पुराना जो रेडियो स्टेशन है दोस्तों कहाँ पे है, MDU से ध्यान रखेंगे। स्थापना का वर्ष हो गया 1976, यानी कहाँ पे है, रोहतक में हो गया है।
उसके बाद कहाँ पे दोस्तों सेकंड वन कुरुक्षेत्र से ध्यान रखेंगे, 1991 में स्थापना हुई कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद जो 1999 ध्यान रखेंगे आप सब यहाँ पे हिसार में। और दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे, हिसार में 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है, हिसार में। ये कंप्लीटली टॉपिक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं औद्योगिक संरचना के हिसाब से आप सबको जो है पानीपत जिले को पढ़ना है दोस्तों। पानीपत में जो है सबसे पहले आसन कला में, कहाँ पे दोस्तों, पानीपत के आसन कला में जो है 1979 में क्या लगा था, तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। तापीय संयंत्र की स्थापना हुई थी आसन कला में। वहीं उसके बाद जो आप लोगों को पढ़ना है 1979 के बाद अगले साल 1980 में गांव का नाम बाहोली में तेल दक्षिण एशिया का सेकंड लार्जेस्ट है ये तेल शोधक कारखाना, कहाँ पे लगा था, बाहोली में। उसके बाद जो है एनएफएल की जो इकाई के रूप में एनएफएल 1974 में लगा, जबकि एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में काम किया 1979 से। तो 1974 और 79 दोनों ध्यान रखेंगे। उर्वरक संस्थान कहाँ पे है, पानीपत में है। इस उर्वरक संस्थान को बिजली टाइमली मिले, इसलिए कैप्टिव विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई, कैप्टिव संयंत्र पानीपत जिले में की गई है। नेस्ले की एक इकाई कहाँ पे दोस्तों, पानीपत जिले में नेस्ले। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी से पूछेगा तो भी आंसर कीजिएगा पानीपत जिले में। मतलब एक पॉइंट बना के अगर आप लोग इसको करेंगे ना बहुत आसानी से कर पाएंगे। औद्योगिक संरचना जरूर पढ़िएगा टॉपिक, यहाँ से पेपर में 100% क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए ये थे कुछ बेहतरीन और यूनिक पॉइंट जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने हैं। आई होप आप सब यहाँ से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर पा रहे हैं और लगातार पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो और आप बेहतर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाएं। एक टॉपिक देखिएगा यहाँ पे, हरियाणा के प्रमुख आंदोलन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग आंदोलन में एक टॉपिक को कंसीडर कर लेते हैं, आंदोलन। और इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग 1857 की क्रांति से। उसके बाद हो जाता है किसका गठन दोस्तों, 1885 में हो जाता है कांग्रेस का गठन। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, 86 में दूसरा हुआ, 88 में चौथा अधिवेशन हुआ, चारों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद रोलेट एक्ट आया और रोलेट एक्ट में हरियाणा का रोल पढ़ेंगे। उसके बाद जो है रोलेट एक्ट के बाद असहयोग आंदोलन आया, असहयोग आंदोलन में हरियाणा का रोल पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है। उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद दांडी मार्च शुरू हुआ, दांडी मार्च है ना। और उसके बाद जो है दांडी मार्च के बाद 1942 लिख देता हूँ, ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, ये वाला पॉइंट देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें 1857 की जो क्रांति है, इसकी शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई थी, अम्बाड़ा से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, अम्बाड़ा से। वही रोलेट एक्ट जो 21 मार्च 1919 को पारित हुआ, संपूर्ण भारत में इसका विरोध प्रदर्शन होता है, लेकिन हरियाणा में सबसे पहले इसका विरोध प्रदर्शन कहाँ पे दर्ज किया गया, अम्बाड़ा में। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है, लेकिन असहयोग आंदोलन की प्रथम सभा अक्टूबर 1920 में कहाँ पे होती है दोस्तों, पानीपत जिले में। जो चीजें जहाँ हुई है वो बहुत खास है, वहां से पेपर में 100% क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, ध्यान रखेंगे। अब 1885 में होता है कांग्रेस का गठन और 72 डेलीगेट इसमें पहले जो अधिवेशन इसमें भाग लिया। और इनमें कौन थे हरियाणा से, एक जरूर नाम ध्यान रखिएगा, लाला मुरलीधर। क्या नाम था, लाला मुरलीधर, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। अब कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, पहला बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी थी दादा भाई नौरोजी ने। और इस अधिवेशन में जो है झज्जर से, कहाँ से दोस्तों, झज्जर से पहुंचे थे पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा झज्जर से पहुंचे थे। वहीं रोहतक से बाबू बाल मुकुंद, रोहतक से किसने नेतृत्व किया था, बाबू बाल मुकुंद ने नेतृत्व किया था। 1888 का बहुत खास है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहुंचे थे, किस अधिवेशन में भाग लिया। तो 1888 के अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। लाला लाजपत राय, इन्होंने अपनी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का जो केंद्र है वो किसे बनाया, हिसार को। किसे दोस्तों, हिसार को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद रोलेट एक्ट का विरोध अम्बाड़ा में हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन के चलते महात्मा गांधी हरियाणा आए, महात्मा गांधी हरियाणा आए बंबई से। और 10 अप्रैल, कई बार पेपर में HSSC ने 8 लिखा हुआ देखा है मैंने, लेकिन सही ध्यान रखेंगे, 10 अप्रैल 1919 को इनको पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पेपर में पूछेगा पलवल रेलवे स्टेशन का इतिहास क्या है, तो पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किसे कर लिया गया था, 10 अप्रैल 1919 को, लाला लाजपत राय। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। लाला लाजपत राय 1888 चौथा अधिवेशन था ये। और यहाँ महात्मा गांधी को, ठीक है, जिनको पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। इनकी दूसरी गिरफ्तारी हिसार से होती है,
दूसरी गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? हिसार से। 30 जुलाई 1919 को, 30 जुलाई 1919 को दूसरी गिरफ्तारी होती है। असहयोग आंदोलन की पहली सभा हुई थी पानीपत अक्टूबर 1920 में, और इसकी अध्यक्षता करी थी महात्मा गांधी ने। किसने करी थी? महात्मा गांधी ने। जो लाला मुरलीधर हम लोग पढ़ के आए हैं, लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर, इनको राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी। यह राय बहादुर की उपाधि जो इन्होंने, राय बहादुर की उपाधि इन्होंने इसी आंदोलन के चलते वापस कर दी थी। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रहियों में हरियाणा के अम्बाड़ा से कौन थे? लाला सूरजभान। अम्बाड़ा से कौन थे दोस्तों? लाला सूरजभान इनमें शामिल थे। वहीं 1942 का जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें क्वेश्चन पूछता है। इसमें पहली बात तो जेल कौन गए थे? चौधरी देवीलाल जेल गए। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जो आगे चलकर हरियाणा के सीएम बने और भारत के छठे उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। ध्यान रखेंगे आप सब, छठे उप प्रधानमंत्री हुए जो आगे चलकर हरियाणा के सीएम बने, और वो जो है एक स्वतंत्रता सेनानी हुए। सिरसा में इनका जन्म हुआ, ताऊ के नाम से प्रसिद्ध हुए। आई होप ये पॉइंट पे आप सबको क्लियर होगा। तो ये क्लास कैसी लगी फटाफट से अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और चीज़ों को पढ़ते रहिए, मेमोराइज करते रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।